नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 3 दिन के यूरोप दौरे पर पीएम मोदी आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसके बाद उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की स्कोल्स के चांसलर बनने के बाद ये पहली मुलाकात है और इसके बाद पीएम मोदी छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श आईजीसी की सह अध्यक्षता करेंगे। ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ करता है। आईजीसी की शुरुआत 2011 में हुई थी। ये एक विशिष्ट द्विवार्षिक तंत्र है जो दोनों देशों की सरकारों को व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर समन्वय की मंजूरी देता है। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के कई मंत्री भी हिस्सा लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये भविष्य का खाका भी तैयार करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे और वहां के विद्यार्थियों से बातचीत की इजाजत नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रस्तावित दौरे का मामला कोर्ट पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए राहुल गांधी को कार्यक्रम में हिस्सा लेने देने की मंजूरी की मांग की है। एनएसयूआई की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वीसी से कहा है कि वे कार्यक्रम के आयोजन पर एक बार फिर से विचार करें। राहुल गांधी का 6 और 7 मई को तेलंगाना दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाना है, जहां वे छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की योजना है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहुल गांधी के दौरे को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि किसी भी गैर अकादमिक गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जा सकती जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति शामिल हो। यूनिवर्सिटी की ओर से 2017 के हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय में किसी राजनीतिक गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस आदेश के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव पारित किया था कि कैंपस में कोई गैर अकादमिक गतिविधि नहीं हो सकती जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति सहभागिता रखता हो। तो तेलंगाना में छात्रों की बैठक को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को
विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बैठक की अनुमति देने से इनकार करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस ने बैठक की मंजूरी नहीं देने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी टीआरएस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके दबाव की रणनीति के कारण विश्वविद्यालय ने राहुल की रैली को अनुमति नहीं दी। मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय के निर्णय और 18 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं बैठक की अनुमति देने से इनकार करने को लेकर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें कई विभिन्न कारण हैं। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने पिछले साल परिसर में किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया था। विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कुछ कर्मचारी संघों के चुनाव निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं कुछ पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं चल रही थी और छात्रों का एक वर्ग राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अक्षय तृतीया के दिन महाआरती करने का फैसला वापस ले लिया है और बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। एमएनएस के इस फैसले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि एमएनएस के इस फैसले में कहा गया है कि कल ईद का त्योहार है और किसी भी धर्म के त्योहार में वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहते। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। राज ठाकरे ने महाआरती के फैसले को वापस ले लिया है। अक्षय तृतीया पर महाआरती का ऐलान राज ठाकरे ने किया था, जिसे अब वापस ले लिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि ईद है और ईद की वजह से इस महाआरती के फैसले को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य अन्य धर्म के त्योहारों में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर 3 तारीख को अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र में महाआरती करने के कार्यक्रम की घोषणा की थी और महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती की जानी थी। एमएनएस चीफ ने इस आरती के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार में कोई खलल लाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन 4 तारीख को मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा लगाने पर एमएनएस कायम है। इसके पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लाउड स्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में एक रैली कर चुके हैं। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, टीआरएस, वाईआरएस समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। जी हां, प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और इस बाबत ट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर ने एक इशारा किया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि जनता के बीच जाने का समय आ चुका है। इसकी शुरुआत बिहार से होगी, यह भी प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी, क्या होगा, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। और पीके अभी पटना में है और ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार से करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर की कांग्रेस आलाकमान के साथ कई बैठकों का दौर चला था और माना जा रहा था कि पीके कांग्रेस की कमान थाम सकते हैं, लेकिन एन वक्त पर बात नहीं बन पाई और अब पीके ने नई पारी की तरफ इशारा किया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पार्टी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जनता मालिक है और अब मालिक के बीच जाने का समय आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा दिया जा रहा है। इससे पहले प्रशांत किशोर की तमाम बैठकें कांग्रेस के साथ हुई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
3 मई को एक साथ 3 पर्व पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। अक्षय तृतीया, ईद और परशुराम जयंती के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर सख्ती करने के निर्देश दिए। टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों को सभी धर्मगुरुओं से वार्ता का निर्देश देने के साथ ही कहा है कि अफसर देखें कि कहीं पर भी सड़क रोककर धार्मिक आयोजन ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को नगराम के भवानीखेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष और लोकतंत्र सेनानी रहे रामस्वरूप सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा प्रमुख ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिजली संकट पर कहा कि सरकार को चिंता बिजली बिल वसूली की है। बिजली मंत्री कहते हैं कि आंधी तूफान में बिजली कारखाने ट्रांसमिशन खराब हो गए हैं, जिससे बिजली संकट पैदा हो गया है। सरकार 5 साल में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा सकी। प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिल रही है, जबकि बिल वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के एक मंत्री खुद गाड़ी चलाकर अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरे मंत्री कहते हैं कि कमा लो मगर डकार मत लेना। अखिलेश यादव ने चंदौली की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि रविवार को पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची। जब वो नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी एक बहन को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन की हालत गंभीर है। ऐसी पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 26,454 पदों की स्वीकृति दे दी है। वहीं एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना की स्वीकृति को भी मंजूर कर लिया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि पंजाब कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही एक एमएलए एक पेंशन को मंजूरी दी गई है। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी इस कैबिनेट बैठक में दी गई है। और वहीं मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवजे को मंजूरी दी है, जिसमें 38.08 करोड़ रुपए किसानों को और 3 करोड़ 81 लाख रुपए खेत मजदूरों को दिए जाएंगे। और वहीं छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीनों का समय बढ़ाया है और किस्तों में भी वो फीस जमा करा सकते हैं। गुजरात कांग्रेस नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जेल से बाहर आने के बाद पीएमओ पर सनसनीखेज आरोप लगाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी सुनियोजित साजिश थी। उन्हें बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह साजिश रची थी। मेवाड़ी यहीं नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी 56 इंच के सीने वाले द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है और इस कार्रवाई ने गुजरात के गौरव को कमजोर किया है। जिग्नेश मेवाणी ने घोषणा की है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान किया। मेवाणी ने कहा कि 22 परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों, मुंद्रा बंदरगाह पर 1,75,000 करोड़ के नशीले पदार्थ और ऊना में दलितों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो वो 1 जून को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मेवाणी ने कहा कि असम पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध की थी। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। ये एक विधायक के लिए प्रोटोकॉल और नियमों की घोर अवहेलना थी। उन्होंने कहा कि मुझे 2500 किलोमीटर दूर गिरफ्तार करके ले जाया गया, जबकि गुजरात विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं? असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
यदि सरकार में हिम्मत होती तो दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूंगा? व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं। और पूरा गुजरात जानता है, अब पूरा आसाम जानता है और पूरा देश जानता है। वो मेरे हौसले को, मेरे स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा स्पिरिट, मेरा हौसला वही का वही है, इंटेक्ट है। मैं कल भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूं। ये मोदी जी समझ ले, आरएसएस समझ ले और बीजेपी समझ ले। मेरे जिस ट्वीट के बेसिस पर मुझ पर एफआईआर किया, वो ट्वीट का कंटेंट तो एप्रिशिएट करने वाला था। गुजरात में 3 जगह पर कम्युनल क्लेशेस हुए, प्रधानमंत्री गुजरात आ रहे थे, तो मैंने उनको अपील किया कि आप जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात की जनता को आप अपील करिए पीस और हार्मनी के लिए। जी हाँ, बाहर जाकर बात कर सकते हैं। तो हाँ, पीस और हार्मनी की अपील करना, वो तो मैं मानता हूं कि अच्छी बात है। सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही। उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। नीरव सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान ये टिप्पणी की गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है। इस उमस भरी गर्मी में यूपी का सियासी पारा इन दिनों अपने परवान पर है। सपा के भीतर अंदरूनी घमासान मचा है। एक तरफ शिवपाल नाराज हैं तो वहीं आजम के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर से हमारी संवाददाता तोशी मैंदोला ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यूपी में चाचा, भतीजा और बुआ की जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनिल राजभर जी, मंत्री। सर, अब तो पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं कि मायावती लगातार प्रधानमंत्री, सीएम, राष्ट्रपति इन पदों की बात कर रही है, अब ऐसे में अखिलेश यादव का बयान? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि ऐसे बेवजह की बातों पर ध्यान देने का समय हम लोगों के पास नहीं। सरकार ने अपना एजेंडा तय कर दिया है, बिंदुवार बृहत कार्य योजना बनी है, 100 दिन का भी लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग फील्ड में निकल रहे हैं। काम करने से हम लोगों को फुर्सत नहीं है और जिन बयानों से उत्तर प्रदेश के विकास से और वहाँ की जनता से कोई लेना देना ना हो, उस पर हम लोग क्या गौर करें। हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है इस टाइप के बयानों का संज्ञान लेना। जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है और आज से योगी जी की सरकार जनता के दरवाजे तक जा रही है। आजम खान को 26 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सीतापुर के जेल में है वो। लगातार ओपी राजभर, मऊ से विधायक, तमाम चेहरे हैं जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अटकलें लग रही है कि आजम खान भाजपा में थोड़े इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अब ये वो जाने, उनका व्यक्तिगत विचार है, उनसे आप लोगों को सवाल करना चाहिए। जो लोग मिल रहे हैं उनसे भी सवाल करना चाहिए। मैंने कहा कि हम लोगों के पास फुर्सत नहीं काम करने का। जनता ने जनादेश दिया, फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाया, तो वो विकास चाहती है। इस तरह की बातों में सरकार या हम सब लोग इन सब बातों का हम लोग संज्ञान ले, ऐसी ना हमारी। शिवपाल यादव से लगातार आला कमान बीजेपी के मीटिंग कर रहे थे, कहा जा रहा था कि जल्दी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में रस्साकशी चल रही है कि आजम खान को ले कि शिवपाल यादव को ले? हमारे यहाँ कोई रस्साकशी नहीं चल रही है। हमारे यहाँ न कार्यकर्ताओं की कमी है न नेताओं की कमी है। बाकी रह गई बात कौन रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है। हमारा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो ऐसी बातों पर फैसला करता है। तो ज्वाइन करने वाले हैं कि पार्टी? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इसको तय करेगा।
उत्तर प्रदेश में कोयला संकट, बिजली संकट, पूरे देश में एक सरदर्द बना हुआ है। आप लोगों की क्या रणनीति है? क्योंकि आप लोग, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग सिर्फ कंक्लूजन नहीं बता रहे, आप समस्याएं बताए जा रहे हैं, तो क्या है कंक्लूजन? सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए जो कार्य योजना बनाई है, जो रणनीति बनाई है, उस पर बहुत ही डिटेल हमारे ऊर्जा मंत्री जी का बयान आ चुका है। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या जो थी उसका निरंतर समाधान हो रहा है, शिकायतें कम हो रही हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायत रहेगी नहीं। काफ़ी सवाल है। आजम खान से मुलाकात का दौर जारी है, आप या फिर आपकी पार्टी से जो आला कमान है तो उनसे मुलाकात करने जा रहा है? नहीं, हमें अभी इस बात की कोई जानकारी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अनिल राजभर जी मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोयला संकट को लेकर लगातार उनकी पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा चाचा, भतीजा और बुआ के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर साफ कर दिया है कि वो उनका मामला है और इसको लेकर वो अपनी बात स्पष्ट करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। यूपी में तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।